हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम ओपीपीएससी एई 2015 के क्वेश्चंस जो कि सिविल इंजीनियरिंग में पूछे गए हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 1 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, इट इज सेड टू बी। सो अगर आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी है इन ऑल डायरेक्शन में, तो उस मटेरियल को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। नेक्स्ट, इफ अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड, द कॉपर बार विल बी अंडर। सो अगर हम स्टील और बार कॉपर का जो कंपोजिट बार अगर है, तो अगर हम कॉपर बार को अगर हम हीट कर रहे हैं, टोटल को हीट कर रहे हैं, तो कॉपर बार में क्या होगा? कंप्रेशन होगा, टेंशन होगा, शियर टॉर्शन होगा। तो इसमें से जो है होगा कॉपर बार में कंप्रेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम अकर्स वेयर। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां पर होता है जहां पर शियर फोर्स साइन को चेंज करता है। ओके। नेक्स्ट, every material obeys the Hooke's laws within its. So every material obeys the Hooke's law within its limit of proportionality. Next, in a rectangular element subjected to like principal tensile stresses P1 and P2 in the two mutually perpendicular directions x and y, the maximum shear stress would occur along the. तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दो P1 और P2 है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो शियर स्ट्रेस कहां पर एक्ट करेगा? तो शियर स्ट्रेस जो होगा वो होगा planes at 45 degree to the y-axis. Next, principle of superposition is applicable when. So principle of superposition वहां applicable होता है जहां पर कि डिफ्लेक्शंस जो है वो लीनियर फंक्शन होता है अप्लाइड फोर्स का। ओके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल प्लेन इज डिफाइंड एज अ प्लेन ऑन विच द शियर स्ट्रेस इज। प्रिंसिपल प्लेन वो होता है जहां पर शियर स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है? वो जीरो होता है। ओके। नेक्स्ट, पोजन्स रेशियो इज एन इन्वॉल्विंग। सो पोजन्स रेशियो इज एन इन्वॉल्विंग स्ट्रेन्स। नेक्स्ट, the shear force and bending moment is zero at the free end of a cantilever beam if it carries. बोला अगर एक कैंटिलीवर बीम है, ओके, तो उसके फ्री एंड पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जीरो कब होगा? तो उसके फ्री एंड पे जीरो कब होगा? जब देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर मान लीजिए कि फ्री एंड पे लोड लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर शियर फोर्स जो है वैल्यू आएगी, बट बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जीरो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे यूडीएल लगाइएगा तो क्या होगा? यूडीएल लगाइएगा तो शियर फोर्स भी यहाँ पे जीरो है और बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पर क्या है? पॉइंट पे जीरो है। और अगर मोमेंट लाइएगा तो शियर फोर्स जीरो होगा, बट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? वहां पे वैल्यू आएगी एम की। ओके। सो कौन सा केस हो जाएगा? कौन सा केस हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द लेंथ। अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द लेंथ है, उस केस में शियर फोर्स एट दिस फ्री एंड एंड बेंडिंग मोमेंट एट दिस फ्री एंड बोथ विल बी द जीरो। ओके। नेक्स्ट, द शियर स्ट्रेस ऑन अ बीम सेक्शन इज मैक्सिमम। तो शियर स्ट्रेस ऑन अ बीम सेक्शन इज मैक्सिमम व्हेन क्या होगा? व्हेन एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। देखिए यहाँ पर अगर आप इस बीम का शियर स्ट्रेस डिजाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो क्या होता है? यहाँ पर जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन क्या होगा? शियर स्ट्रेस ऑन अ बीम इज मैक्सिमम होगा। ओके। नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन द सेगमेंट ऑफ अ बीम वेयर द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज। तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन पूछ रहा है, अगर लोड क्या है? वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी बीम पे, तो वो क्या होगा वैल्यू? वो वैल्यू आपका हो जाएगा पैराबोलिक। नेक्स्ट, the maximum bending moment M caused by a concentrated load W at the mid span of a simple supported beam is. तो बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी अगर W लोड लग रहा है किसी भी सिंपल सपोर्टेड बीम के सेंटर पे। सेंटर पे क्या लग रहा है? कांस्टेंट लोड लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है WL/4। नेक्स्ट, a simple supported beam with uniform cross section is subjected to a central concentrated load. If the width and depth of beam is doubled, the deflection at center of the beam will be reduced to. तो बोल रहा है कि एक जो है सिंपल बीम है ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है सेंटर पे, सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो बोल रहा है अगर आप विड्थ और डेप्थ को डबल कर दीजिएगा तो डिफ्लेक्शन के सेंटर पे क्या डिफरेंस होगा? क्या चेंज होगा? ओके, तो चेंज क्या होगा? चेंज हो जाएगा आपका कितना? देखिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन स्पान क्या होता है? 5/384 आई का वैल्यू जो है वो क्या होता है? वो विड्थ एंड डेप्थ पे डिपेंड करता है। आई को वैल्यू को आप लिखिए BD³/12। अब BD³/12 को क्या करना है? दोनों को डबल कर दीजिए, बी को भी डबल कर दीजिए और डी को डबल कर दीजिएगा, तो जो विड्थ एंड डेप्थ जो है अगर डबल हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन, आप इस वैल्यू को पुट करके यहाँ पर पुट कीजिएगा आई की जगह पे और रेशियो निकालिएगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी? 6.25% से डिफ्लेक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, the maximum tensile stress in a cantilever beam with concentrated load acting downwards on the span is caused at. तो maximum tensile stress at the cantilever beam with concentrated load acting downward the span
इस कॉस्ट क्या होता है, इज कॉस्ट टॉप फाइबर एट द सपोर्ट, टॉप फाइबर पे ये सपोर्ट होता है उस पे। A fixed beam of uniform section is carrying a point load at its midspan. If the moment of inertia of the middle half of is reduced to half its previous value, then the fixed end moment will be, तो बोल रहा है कि फिक्स बीम है, ओके, और उस पर पॉइंट लोड लग रहा है मिड स्पान पे, तो बोल रहा है कि मिड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मिडिल हाफ लेंथ इज रिड्यूस टू द हाफ, तो आई का जो वैल्यू है उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया प्रीवियस वैल्यू पे। तो फिक्स एंड मोमेंट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फिक्स एंड मोमेंट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा क्या, उसका फिक्स एंड मोमेंट पे जो है वो डबल हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ओके, इंक्रीज कर जाएगा, राइट। नेक्स्ट, एट अ पॉइंट P the state of stress is Px equal to 6 megapascal, Py equal to -2 megapascal and Qx equal to 3 megapascal. The magnitude of principal stresses for this state of stress will be, तो यहां पर बोल रहा है Px दिया हुआ है, Py दिया हुआ है, Qxy दिया हुआ है, ओके। प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने बोला है कि वो क्या होगा, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, सिग्मा मैक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 प्लस माइनस अंडर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ओके। जब आप इस पर सारा वैल्यू पुट कीजिएगा, ये वैल्यू आपका हो गया सिग्मा एक्स, ये हो गया सिग्मा वाई, और ये हो गया टॉ की वैल्यू। आप इसको पुट कीजिए तो आपको दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस से मिलेगा, एक माइनस से मिलेगा। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 7 मेगापास्कल एंड -3 मेगापास्कल विल बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल इज, तो फॉर डक्टाइल मटेरियल जो फेलियर थ्योरी हमारे पास जितने भी होते हैं उसमें से बोल रहा है कि जो फॉर डक्टाइल मटेरियल कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी, तो फॉर डक्टाइल मटेरियल हम यूज करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को, राइट। नेक्स्ट, a cantilever beam having length L is subjected to a moment M at its free end. बोल रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ L है और उस पे मोमेंट लग रहा है, कहाँ पे, फ्री एंड पे लग रहा है। इफ फ्लेक्सर रिजिडिटी ऑफ बीम इज EI, द डिफ्लेक्शन एट इट्स फ्री एंड विल बी, तो डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड क्या होगा, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड होगा ML स्क्वायर बाय EI। आप ये क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम्स के सेक्शन में, राइट। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, बल्क मॉडुलस K एंड पोजेंस रेशियो म्यू इज गिवन बाय, तो इस तीनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है E इक्वल टू 3K इंटू 1 - 2 म्यू। नेक्स्ट, a beam simply separated at both the ends of length L carries two unequal unlike couple M at its both ends. If the flexure rigidity EI is constant, the central deflection of beam will be, तो बोल रहा है एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, राइट, ऑफ लेंथ L है, उस पर दोनों साइड पे क्या लग रहा है, बोथ एंड्स पे M का कपल लग रहा है और EI उसका फ्लेक्सर रिजिडिटी है, तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन क्या होगा, सेंट्रल डिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा ML स्क्वायर बाय 8EI। इस टाइप का कंडीशन में अगर आप लगाइएगा तो जो सेंटर में डिफ्लेक्शन होता है वो आता है आपका ML स्क्वायर बाय 8EI, राइट। नेक्स्ट, फ्री बॉडी डायग्राम इज, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम जब किसी भी ज्वाइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं, उसमें बनाते हैं हम आइसोलेटेड ज्वाइंट विद ऑल द फोर्सेज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन इट। सबको हम फोर्स जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल उस पर एक्ट कर रहा है उस ज्वाइंट पे उसको हम शो करते हैं, दैट इज क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट, independent displacement components at each joint of a rigid jointed plane frames are, so independent displacement component at each joint of a rigid jointed plane frame क्या होता है, वो होता है 2 linear movements and 1 rotation. Next, which of the following method of structural analysis is a force method, तो इन चारों में से फोर्स मेथड कौन सा है, तो इन तीन मेथड जो आपको दिया हुआ है, एक तो नन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो एक कॉलम एनालॉजी मेथड है, एक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है और एक मोमेंट डिफ्लेक्शन मेथड है। तो इसमें से बोल रहा है फोर्स मेथड क्या है, इसमें फोर्स मेथड है आपका कॉलम एनालॉजी मेथड, ओके। नेक्स्ट, फॉर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग फ्रेम्स अंडर वर्टिकल लोड्स द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज एज्यूम्ड एट, तो बिल्डिंग फ्रेम बोल रहा है अगर वर्टिकल लोड लग रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे आता है, तो फॉर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, तो फॉर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस जो होता है, the approximate analysis is conducted by making realistic assumptions about the behavior of the structure. So for analysis of frames subject to vertical loads, point of inflection are used, whereas portal frames or cantilever method is used for frames subject to horizontal loads, okay। तो horizontal loads, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका आंसर आपको जाएगा 1/10 of the span length from each end of the beam। तो this is for only approximate analysis, okay। So for approximate analysis जो है ये वैल्यू होता है आपका 1/10 of the span length from each end of the beam, right। Next, a fixed beam of uniform section is carrying a point load at its mid span. If the moment of inertia of the middle half length of is reduced to half of its previous value,
देन द फिक्स्ड एंड मोमेंट विल बी, तो बोल रहा है जो फिक्स बीम है यूनिफॉर्म सेक्शन है और पॉइंट लोड कैरी कर रहा है मिड स्पान पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मिडिल हाफ लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो उसके फिक्स्ड मोमेंट क्या होगा, तो उसका फिक्स्ड मोमेंट क्या करेगा, उसका फिक्स्ड मोमेंट आपका कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड मोमेंट ड्यू टू कांस्टेंट लोड क्या होता है, PL/8। तो यहाँ पर कहीं आई तो आ नहीं रहा है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेक्शन तो कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे कंपोनेंट, तो उसको आप घटाइए बढ़ाइए, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बोल रहा है सिंस द फिक्स्ड मोमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शनल प्राइमरी प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, so hence it will remain the same, right? Next, the deformation of a spring produced by unit load method is called, so deformation of a spring produced by unit load method is called, वो कहलाता है आपका flexibility। so flexibility क्या होता है, flexibility होता है it is defined as the displacement or deformation produced due to unit load। Next, in the displacement method of structural analysis the basic unknowns are, so displacement method ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो डिस्प्लेसमेंट में जो है बेसिक अननोन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में बेसिक अननोन होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट। और फोर्स मेथड अगर दिया हुआ तो फोर्स मेथड में आपका जो बेसिक अननोन है वो हो जाएगा आपका फोर्स, राइट। नेक्स्ट, इफ द डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट आई ड्यू टू यूनिट फोर्स एट कोऑर्डिनेट जे इज डेल्टा आई जे एंड डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट जे ड्यू टू यूनिट फोर्स एट कोऑर्डिनेट आई इज डेल्टा जे आई, देन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में क्या होता है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है कि जो आपका आई पे जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आपका जे पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो उसका सेम होगा। मींस इस लोड के कारण यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो अगर ये लोड हम यहां पर लगाएंगे तो इसके कारण जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगा ये दोनों क्या होगा, ये दोनों सेम होगा, राइट। तो बोल रहा है डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा जे आई। नेक्स्ट, टू जनरेट द jth कॉलम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जनरेट अगर jth कॉलम के लिए आपको जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो टू जनरेट द jth कॉलम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट j एंड द फोर्सेज आर कैलकुलेटेड एट ऑल कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो उससे आपको क्या होगा कि j कॉलम का जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आपका वो रेडी हो जाएगा, राइट। मींस आप कोऑर्डिनेट जे में डिस्प्लेसमेंट दीजिएगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दीजिएगा, और बाकी जगह पे जितने भी कोऑर्डिनेट हैं उस पर आपको फोर्स निकालना है ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट। आपका जो जे कॉलम है जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का वो आपका बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट, फॉर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मेंबर्स m एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स j इज एक्सप्रेस्ड एज, सो फॉर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम जो होता है, जो रिलेशनशिप होता है मेंबर्स एंड जॉइंट, वो होता है आपका m इज मोर देन 2j-3। तो अगर ये ज्यादा है देन क्या होगा, ये इंडिटरमिनेट सेक्शन होगा, ओके, इंडिटरमिनेट फ्रेम होगा, राइट। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर d एंड स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय हॉलो शाफ्ट इज गिवन बाय, तो यहां पे हॉलो शाफ्ट है, ये सॉलिड शाफ्ट है, राइट। तो बोल रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी का, तो हॉलो शाफ्ट में एक्सटर्नल डायमीटर जो है d और इनर डायमीटर d है, स्मॉल d, तो उसका जो रेशियो होता है, इसका रेशियो होता है आपका d² डिवाइड बाय d² प्लस d², स्मॉल d², राइट। नेक्स्ट, म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज यूज्ड, तो म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल हम क्यों यूज करते हैं, म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल हम यूज करते हैं टू ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एनी फोर्स फंक्शन में, ILD ड्रॉ करने के लिए हम म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल को हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में यूज करते हैं, राइट। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर फोर्सिंग फंक्शन गिव्स इट्स वेरिएशन एट, तो इन्फ्लुएंस लाइन क्या देता है हमको फॉर फोर्सिंग फंक्शन, इन्फ्लुएंस लाइन देता है हमको वेरिएशन कहते हैं एट गिवन सेक्शन, किसी भी गिवन सेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन हम ड्रॉ करते हैं, राइट। उस सेक्शन पे आपको क्या निकालना है, आपको सारी वैल्यू उससे किसी गिवन सेक्शन पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम ऑफ लेंथ L एंड फ्लेक्सिबिलिटी EI थ्रू यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन, the far end being fixed is given by, the moment required to rotate the near end of prismatic beam, ओके, तो कितना मोमेंट आपको मोमेंट बोल रहा है कि कितना लगेगा टू रोटेट द नियर एंड ऑफ द प्रिज्मेटिक बीम ऑफ लेंथ L एंड फ्लेक्सिबिलिटी EI थ्रू यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन इज गिवन बाय, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा आपका 4EI/L। फार एंड पे क्या होगा, नियर एंड पे 4EI/L होगा, तो फार एंड पे क्या होगा, फार एंड पे अगर वो फिक्स है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि फिक्स दिया हुआ है, फार एंड पे जाएगा हाफ हो जाएगा, इसका 2EI/L हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको नियर एंड पूछा है तो यहाँ पे आपको 4EI/L ही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कास्टिग्लियानोज फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल। सो कास्टिग्लियानोज फर्स्ट थ्योरम किस लिए एप्लीकेबल होता है? कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम एप्लीकेबल होता है ओनली व्हेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। अगर वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड है, वहीं पर आप कास्टिग्लियानोज फर्स्ट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ अ परफेक्ट फ्रेम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ यूनिट लोड एट द जॉइंट इन। तो डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ अ परफेक्ट फ्रेम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ यूनिट लोड एट द जॉइंट इन, क्या होगा? द डायरेक्शन इन विच द डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ लेटरल टाइज इन शॉर्ट आरसी कॉलम्स इज टू। तो अगर हम लेटरल टाइज प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट आरसी कॉलम में, उसका क्या पर्पस होता है? तो उसका पर्पस होता है आपका एवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। जो हम टाइज प्रोवाइड करते हैं बार्स में, वो क्यों प्रोवाइड करते हैं किसी भी कॉलम में? क्योंकि उसमें बकलिंग से बचाने के लिए हम उसको लेटरल टाइज वहां पर प्रोवाइड करते हैं किसी भी कॉलम में, राइट। नेक्स्ट, फॉर वर्टिकल स्टीरअप्स ऑफ मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट मेजर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर शेल नॉट एक्सीड। तो वर्टिकल स्टीरअप्स जो है उसका मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होता है? फॉर शियर रेनफोर्समेंट, ओके। तो बोल रहा है कि वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? उसको ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका 0.75 डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, in the limit state design of concrete section of limiting value of the depth of neutral axis xu max by d for steel grade Fe415 is, तो बोल रहा है कि आपका वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ओके, xu by d क्या होगा फॉर Fe415 के लिए क्या होता है? वो होता है आपका 0.48। मीन्स xu का वैल्यू क्या होता है? 0.48 d। तो d को यहां पे लिख दिया डिवाइड में, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.48। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग यूज्ड फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन इज। तो फॉर प्री स्ट्रेसिंग के लिए जो बोल रहा है मोस्ट कॉमन मेथड क्या है फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन? तो फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन है आपका लॉन्ग लाइन मेथड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस अकर्स व्हेन ओनली इन पोस्ट टेंशनिंग। तो बोल रहा है कि सिर्फ पोस्ट टेंशनिंग में कौन सा लॉस इन चारों में से होता है? तो पोस्ट टेंशनिंग में जो आपका होता है वो होता है आपका लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन अ सर्कुलर कॉलम एज पर IS 456 इज। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट इन अ सर्कुलर कॉलम एज पर IS 456 इज, तो आपका हो जाएगा ये वैल्यू आपका ग्रेटर ऑफ 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 6 बार्स ऑफ 12 mm। तो किसी भी सर्कुलर कॉलम में क्या होता है कि आप मिनिमम 6 बार प्रोवाइड करते हो और 12 mm डायमीटर के मिनिमम, ये आपका क्राइटेरिया होता है 6 बार ऑफ 12 mm, एंड जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है वो 0.8% से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, द वर्टिकल रिटेनिंग वॉल ऑफ RCC काउंटरफोर्ट इज डिजाइंड एज अ। सो वर्टिकल रिटेनिंग वॉल जो RCC काउंटरफोर्ट का होता है वो हम डिजाइन करते हैं एज अ कैंटिलीवर। नेक्स्ट, when width B, effective depth D, overall depth capital D, the maximum area of reinforcement in RCC beam shall not exceed। सो RCC बीम में जो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना परसेंट होता है? वो होता है आपका 0.04 B इंटू डी, 4% of the total area, okay, this D is the capital D means overall depth not effective depth, so 4% of total area जो B's width है और capital D is the overall depth है, तो ये होता है आपका maximum area of reinforcement। next, the strain energy stored in a simply supported beam of span L and flexure rigidity EI due to central concentrated load W is given by। तो बोला स्ट्रेन एनर्जी निकालिए किसका? सिंपली सपोर्टेड बीम L का जिसका फ्लेक्सिबिलिटी EI दिया हुआ है और सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटेड लोड W है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका W² डिवाइड बाय 96 EI स्ट्रेन एनर्जी, ओके। नेक्स्ट, अ बीम AB is fixed at both ends and carries a uniformly distributed load of intensity W per unit length run over its entire length। बोल रहा है AB क्या है? फिक्स है बोथ एंड पे और क्या कर रहा है? UDL लगा हुआ है उस पर W per unit length। ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स द एंड B is not reduced to a simply support, द परसेंटेज इंक्रीज इन बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या होगा? तो बोला जो दोनों फिक्स था बट कंस्ट्रक्शन का डिफेक्ट कारण क्या हुआ? बी एंड जो है वो सिंपली सपोर्ट हो गया, ओके। तो बोला कि बेंडिंग मोमेंट में क्या इंक्रीज होगा? ए सपोर्ट पे, ए सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट में क्या इंक्रीज होगा, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट में क्या इंक्रीज होगा? वो होगा आपका 50% का इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट, a fixed beam AB is subjected to a triangular load varying from 0 at end A to W per unit length at B. The ratio of friction moment at B to A will be। तो बोल रहा है कि एक बीम है, ओके, AB दिया हुआ है, उस पर ट्रायंगुलर लोड लग रहा है, ट्रायंगुलर लोड
ए पे क्या है 0 है और बी पे क्या है W है, तो फिक्स एंड मोमेंट B टू A क्या होगा, तो फिक्स मोमेंट मान लीजिए यहीं लगा हुआ ए और बी पे, ओके। सो एम ए क्या है -W² 30 और एम बी क्या है W² 20, तो B टू A रेशियो निकालने मतलब जिसको डिवाइड कीजिए तो आपको 3/2 दैट इज 1.5 आंसर आएगा, मीन्स 3/2 इज द फोर्थ ऑप्शन, सो 3/2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, in moment distribution method the sum of distribution for factors of all members at any joint is always, तो जब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो होता है वो होता है आपका 1, क्या होता है आपका 1 होता है। नेक्स्ट, in a slab the minimum reinforcement for Fe250 provided is, so in a slab minimum reinforcement for Fe250 होता है वो आपका होता है 0.15% ऑफ इट्स ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। अगर यहाँ पे Fe415 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा 0.12% ऑफ इट्स ग्रॉस सेक्शनल एरिया, बट यहाँ पे Fe250 है, माइल्ड स्टील दिया हुआ है तो उसमें 0.15% होता है मिनिमम रेनफोर्समेंट, राइट। नेक्स्ट, whenever the earthquake or wind loading is considered in design of a member the permissible stresses may be increased by, so अगर earthquake और wind loading को हम कंसिडर कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए तो परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है वो इंक्रीज करता है 33.33% से। नेक्स्ट, in T-shaped RC training walls, the main reinforcement in the stem is provided on. So main reinforcement in the stem वो हम provide करते हैं कहाँ पर, वो provide करते हैं inner face in one direction. Next, if normal shear stress tau v exceeds the design shear strength of concrete tau c, the normal shear reinforcement as per IS 456-2000 shall be provided for a shear stress equal to. तो अगर tau v जो है वो tau c से exceed कर रहा है तो एज पर IS 456 क्या करते हैं हम, जो शेयर स्ट्रेस इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका tau v माइनस tau c के इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ दिस नॉर्मल शेयर स्ट्रेस एंड द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ के, ओके। नेक्स्ट, एज पर IS 456 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इन मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन क्या होता है, तो एज पर IS 456 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी डिजाइन के लिए इन मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन वो होता है आपका M25। नेक्स्ट, इन रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ऑन सॉइल द मिनिमम थिकनेस एट द एज शुड नॉट बी लेस देन, सो फॉर आरसीसी फुटिंग ऑन सॉइल मिनिमम थिकनेस ऑफ द एज शुड नॉट बी लेस देन व्हाट 150 mm। नेक्स्ट, span to effective depth ratio for a two-way continuous slab up to span 3.5 meter with steel of grade Fe415 should not be more than, so span to effective ratio फॉर टू वे कंटिन्यूअस स्लैब जो होता है वो फॉर Fe415 वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, वो 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ अ रिवेट इन द इज द डायमीटर ऑफ, सो ग्रॉस डायमीटर ऑफ अ रिवेट इज द डायमीटर ऑफ होता है रिवेट होल। नेक्स्ट, द मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर लाइबल टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक इज, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडर रेशियो क्या होता है, वो वैल्यू होती है आपकी 350 for reversal of stress due to action of wind and earthquake. Next, the maximum deflection for a steel beam as per IS code should not exceed, तो maximum deflection for steel क्या होगा आपका 1/325 of span. Next, the average shear stress in a member calculated on the cross section of unstiffened web shall not exceed, so average shear stress in a member calculated on the cross section of the unstiffened web shall not exceed 0.4 FY. So the average shear stress in a member calculated on the cross section of unstiffened web shall not exceed, so its value is 0.4 FY. Next, generally the purlins are placed at the panel points so as to avoid, so generally the purlins are placed at the panel points so as to avoid होता है bending moment in rafter. Next, the yield stress of mild steel is normally rolled structure steel is about, तो इन न्यूटन पर मैंने उसका बोला, तो yield stress of mild steel of rolled स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है, वो वैल्यू होती है आपकी 240 to 260। नेक्स्ट, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 times वेल्ड साइज। नेक्स्ट, द रोल्ड आई सेक्शन फॉर अ गिवन डेप्थ हैविंग लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सेस इज डेजिग्नेटेड एज, सो बोल रहा है कि लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई सेक्शन तो उसको किससे डिनोट करते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं ISHB। नेक्स्ट, इन अ प्लेट गिरर बेंडिंग इज प्राइमरली रजिस्टर्ड बाय, सो
प्लेट गिरर जो होता है उसमें बेंडिंग जो रजिस्ट करता है वो क्या आता है, फ्लेंज प्लेट्स ओनली। जो फ्लेंज प्लेट होता है वो मेनली बेंडिंग को रजिस्ट करता है इन अ प्लेट गिरर। नेक्स्ट, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्टील कंप्रेशन मेंबर विच इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स बट रिस्ट्रेन इन डायरेक्शन एट वन एंड ओनली। तो बोला इफेक्टिव लेंथ निकालिए किस पोजीशन में, अगर इफेक्टिव हेल्थ इन पोजीशन में बोथ एंड है बट रिस्ट्रेन इन डायरेक्शन एट वन एंड ओनली है। तो मीन्स वन एंड ओनली मीन्स रिस्ट्रेन क्या है, फिक्स है एक साइड पे और एक साइड पे क्या है, हिंज है। इस केस में हम जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0.8 L। सी इफेक्टिव लेंथ इन पोजीशन एट बोथ एंड्स एंड रिस्ट्रेन एंगल रोटेशन एट वन एंड की वैल्यू क्या होती है इफेक्टिव लेंथ की, 0.8 L होती है, राइट। नेक्स्ट, द एडिशन ऑफ पोजुलाना टू पोर्टलैंड सीमेंट में कॉज, तो अगर हम पोजुलाना ऐड करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में तो उससे क्या होता है, उससे होता है डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ होता है। ओके, नेक्स्ट, द टू मेन कंपाउंड्स इंपार्टिंग स्ट्रेंथ फॉर ओपीसी आर, तो ऐसा टू मेन कंपाउंड बताइए जो कि स्ट्रेंथ को इंपार्ट करता है ओपीसी में, तो वो वैल्यू होती है आपकी ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट, for satisfactory workable concrete with a constant water cement ratio, increase in aggregate cement ratio. So for satisfactory workable concrete with a constant water cement ratio बोल रहा है, अगर aggregate cement ratio को increase करते हैं, aggregate cement ratio अगर हम increase करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो aggregate cement ratio अगर आप increase कीजिएगा तो इससे strength of concrete क्या होगा, वो decrease करेगा, right। next, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका सीमेंट वाटर रेशियो और वाटर सीमेंट रेशियो। तो सीमेंट वाटर रेशियो जो होता है आपका वो होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो से क्या होगा, वो इनडायरेक्टली होगा। अगर आप वाटर को बढ़ाइएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट घटेगा, इसलिए यहाँ पे सीमेंट वाटर रेशियो लिखा है, क्योंकि इससे उल्टा कीजिएगा तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सीमेंट वाटर रेशियो से। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग्स द सेटिंग टाइम इज, तो ऐसा कौन सा एडमिक्सचर है जो कि सेटिंग टाइम को क्या करता है, डिले करता है, तो वो होता है आपका जिप्सम। जिप्सम क्या करता है, सेटिंग टाइम को थोड़ा सा डिले करता है, राइट। नेक्स्ट, इन ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग डीपीसी में भी प्रोवाइडेड, सो डीपीसी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं किसी भी बिल्डिंग में, डीपीसी हम प्रोवाइड करते हैं कहां पर, प्रोवाइड करते हैं हम एट प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो ऊपर बिल्डिंग पे, जमीन का जो मॉइस्चर है वो ऊपर बिल्डिंग में ट्रांसफर ना हो, इसलिए हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं एट प्लिंथ लेवल पे। ओके, नेक्स्ट, द टॉलरेंस इन द विड्थ ऑफ मोल्ड ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज अबाउट, तो टॉलरेंस इन द विड्थ ऑफ द मोल्ड होता है उसमें वो ±6 mm हम उसको टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं उसके साइज में, विड्थ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। ओके, नेक्स्ट, द स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कॉन्क्रीट इज अबाउट, सो फॉर मास कॉन्क्रीटिंग जब हम करते हैं तो वहां पर स्लम्प कितना रिकमेंड किया गया है, उसमें स्लम्प रिकमेंड किया गया है आपका 25 to 50 mm। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन अ ब्रिक इज टू, तो जब हम फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं ब्रिक में, आपने देखा होगा ऊपर पे कंपनी का नाम लिखा रहता है, वहां पे फ्रॉग दिया हुआ रहता है। ओके, उसका क्या पर्पस है, तो उसका पर्पस होता है आपका मेनली कि ज्वाइंट प्रोवाइड करना, कीड ज्वाइंट प्रोवाइड करना ब्रिक और मोटार के बीच में, उससे अच्छी बॉन्डिंग, उससे क्या होगी, उससे अच्छी बॉन्डिंग बनती है। ओके, उससे अच्छा स्ट्रेंथ आता है उस वॉल में और बिल्डिंग में। ओके, नेक्स्ट, a type of bond in a brick masonry consisting of alternate course of headers and stretchers is called, अगर आप alternate course of header दे रहे हो फिर उसके बाद स्ट्रेचर दे रहे हो तो उस टाइप का बॉन्ड क्या कहलाता है, उस टाइप का बॉन्ड कहलाता है आपका इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट, प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग वर्क्स मींस, सो प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस फॉर अ बिल्डिंग में वर्क मींस होता है वो होता है आपका टेकिंग एक्शन बिफोर ब्रेकडाउन। नेक्स्ट, द सलैंडरनेस रेशियो फॉर मैसनरी वॉल्स शुड नॉट बी मोर देन, तो सलैंडरनेस रेशियो फॉर मैसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन आपका 30। अगर वो लोड बेयरिंग मैसनरी वॉल है तो शुड नॉट बी मोर देन 27, अगर वो नॉन लोड बेयरिंग मैसनरी वॉल है तो वो शुड नॉट बी मोर देन 30 होगा। ओके, तो 27 आंसर में है, नहीं दिया हुआ, सो इट विल बी 30। नेक्स्ट, एक्सपांसन जॉइंट इन मैसनरी वॉल इज प्रोवाइडेड व्हेन लेंथ ऑफ वॉल इज ग्रेटर देन, तो अगर लेंथ ऑफ वॉल कितना ज़्यादा होगा उससे हम वहाँ पर एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे, तो वो वैल्यू होती है आपकी 40 मीटर तक। ओके, 40 मीटर अगर आपका मैसनरी वॉल लंबा है तो उसके बाद आपको एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा उससे आगे वॉल बनाने के लिए। नेक्स्ट, द हाइट बिटवीन टू फ्लोर्स इज 3 मीटर एंड राइजर आर ऑफ 150 mm
एज्यूमिंग 2 फ्लाइट बिटवीन द फ्लोर द नंबर ऑफ थ्रेड्स विल बी। तो बोल रहा है कि एक जो हाइट है वो बिल्डिंग की वो क्या है 3 मीटर का है, और बोल रहा है राइजर का जो स्टेयर्स में जो राइजर होता है वो होता है 150 mm है। तो बोल रहा है कि अगर आप 2 फ्लाइट दे रहे हो, 2 फ्लाइट दे रहे हो तो थ्रेड की कितना नंबर का थ्रेड हो, कितना नंबर थ्रेड होगा, कितने थ्रेड होंगे। ओके, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हाइट ऑफ फ्लोर क्या है 300 सेंटीमीटर है, मीन्स 3 मीटर है, लेकिन यहाँ पे 2 फ्लाइट है, 2 फ्लाइट है तो 1 फ्लाइट का क्या होगा हाइट 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, एक राइजर का हाइट कितना दिया हुआ है 150 mm। तो नंबर ऑफ थ्रेड्स इन 1 फ्लाइट, तो नंबर ऑफ थ्रेड क्या होगा यहां पर आपको राइजर होगा। ओके, तो नंबर ऑफ राइजर इन 1 फ्लाइट 150 डिवाइड 15 कीजिए तो आपका 10 राइजर होगा। तो नंबर ऑफ थ्रेड क्या होता है, नंबर ऑफ थ्रेड होता है राइजर माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9। सो टोटल नंबर ऑफ थ्रेड क्या होगा इस पूरे बिल्डिंग में, क्योंकि 2 फ्लाइट है, एक फ्लाइट में कितना थ्रेड है, एक फ्लाइट में 9 थ्रेड है, बट 2 फ्लाइट लिया है तो 2 फ्लाइट को 9 इंटू 2 कीजिए तो आपका 18 जो है टोटल नंबर ऑफ थ्रेड उस बिल्डिंग में होगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 18। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ फ्लोरिंग सुटेबल फॉर द यूज ऑफ थिएटर्स एंड पब्लिक लाइब्रेरीज एंड वन प्लेसेस वेयर नॉइजलेस फ्लोर कवरिंग इज डिजायर्ड। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फ्लोरिंग आप प्रोवाइड कीजिएगा जहां पर कि लाइक थिएटर्स है, लाइब्रेरीज है, जहां पर कि आपको कम नॉइस चाहिए। ओके, जो बैकग्राउंड नॉइज होता है, जो साउंड जो है वो एकॉस्टिक वाला आपको चाहिए, वो कहां पर क्या कौन सा फ्लोरिंग प्रोवाइड कीजिएगा, तो वो होता है आपका कॉर्क फ्लोरिंग आप वहां पे प्रोवाइड करते हो, जिसमें कि आप वो क्या करता है आवाज को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। उस टाइप का आप वहां पे कौन सा फ्लोरिंग प्रोवाइड करोगे, वहां पे आप कॉर्क फ्लोरिंग प्रोवाइड करोगे। राइट, नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द बार चार्ट फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज। तो बार चार्ट जो हम सीपीएम में पढ़ते हैं, सीपीएम पार्ट में पढ़ते हैं, तो जो बार चार्ट होता है उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, तो उसका मेन डिसएडवांटेज है डज नॉट शो द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी से क्या डिपेंडेंट है, वो रिलेशनशिप वो जो है वो शो नहीं करता है। राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी। इनमें से कौन सा जो है तीनों में से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इसमें से एक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है साइट लोकेटेड, ये जो है आपका ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम नेटवर्क इज। तो सीपीएम नेटवर्क क्या है, सीपीएम नेटवर्क जैसा कि आप जानते हो ये है आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड। नेक्स्ट, द सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्टेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स बिल इज। जो हम कॉन्ट्रैक्टर से पहले सिक्योरिटी मनी डिडक्ट किया जाता है वो रिफंड होता है आफ्टर मेंटेनेंस पीरियड के बाद, मेंटेनेंस पीरियड के बाद वो वापस आपको कॉन्ट्रैक्टर को रिफंड किया जाता है, बट इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं जोड़ा जाता है। जितना भी आपका मेंटेनेंस पीरियड है, कंस्ट्रक्शन पीरियड है, उसको जोड़ने के बाद वो पीरियड खत्म होने के बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रखा जाता है वो वापस किया जाता है, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज। तो अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी जो होता है वो होता है ग्रेटर देन अर्लीस्ट इवेंट ऑफ द फॉलोइंग नोट। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वैलिड इन लॉ। नेक्स्ट, measurement of 50 mm thick concrete flooring will be done in। so 50 mm concrete thick concrete flooring है तो उसको हम किसे मेजर करेंगे, उसको मेजर करेंगे स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट, द रिडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट्स इन। तो रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली क्या होता है, वो इंक्रीजिंग इन डायरेक्ट कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग इन इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। नेक्स्ट, a document containing detailed description of all the items of work together with their current rates is called। तो इसमें करंट रेट दिया हुआ है सभी आइटम का, वो कहलाता है आपका शेड्यूल ऑफ रेट्स। नेक्स्ट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विल हेल्प इन। सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वो होता है आपका ब्रेकिंग द प्रोजेक्ट इनटू सेवरल एलिमेंट्स। सब उस पूरे प्रोजेक्ट को सेवरल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। So thank you very much guys for watching this video. Thank you.